कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे सामने फिर से वही पैटर्न बनाता है जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हम अपने जीवन में जो कुछ देख रहे हैं वो हमें नया लगता है, लेकिन असल में दुनिया ने ऐसे दौर पहले भी कई बार देखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय हम मौजूद नहीं थे। लेखक बताते हैं कि आने वाला समय हमारे जीवन के अब तक के अनुभवों से काफ़ी अलग होने वाला है। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे हमारे चारों ओर बन रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक तूफान पहले हल्की हवाओं से शुरू होता है। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने एक गहरी रिसर्च शुरू की। वजह थी कुछ ऐसे असामान्य घटनाक्रम जो उनके जीवन में पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इतिहास में बार बार हो चुके थे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि दुनिया में कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ब्याज दरें बेहद कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये था कि अब केंद्रीय बैंक के पास अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दूसरी बात, देशों के अंदर अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत बढ़ गया है। ये फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि सोच, विचार और राजनीति का भी है। और जब ये दूरी बढ़ती है तो समाज में टकराव भी बढ़ता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नई ताकत उभर रही है जो पहले से शक्तिशाली देश को चुनौती दे रही है। इतिहास में जब भी ये तीनों चीज़ें एक साथ हुई हैं तो दुनिया में बड़े बदलाव आए हैं। युद्ध हुए हैं, आर्थिक संकट आए हैं और सत्ता का संतुलन बदल गया है। लेखक कहते हैं कि पिछली बार ऐसा समय 1930 से 1945 के बीच आया था, जब दुनिया ने महामंदी देखी और फिर विश्व युद्ध। उस दौर में भी कर्ज ज़्यादा था, समाज में गहरी असमानता थी और नई ताकतें पुराने सिस्टम को चुनौती दे रही थीं। इतिहास हमें सिखाता है कि ये बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि ये एक चक्र का हिस्सा होते हैं। ये चक्र आमतौर पर 50 से 100 साल तक चलते हैं और इनके बीच में 10 से 20 साल का एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। इन चक्रों में 2 तरह के समय होते हैं। एक वो जब सब कुछ अच्छा चलता है, लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और समाज में स्थिरता होती है। और दूसरा जब हालात बिगड़ जाते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, आर्थिक संकट आते हैं और कभी कभी युद्ध भी होते हैं। लेकिन इन बुरे दौरों का भी एक उद्देश्य होता है। ये ऐसे तूफान की तरह होते हैं जो कमजोरियों को खत्म कर देते हैं। ज़्यादा कर्ज, गलत फैसले और असंतुलन, सब कुछ साफ हो जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। एक नई व्यवस्था बनती है जिसमें नए लोग ऊपर आते हैं और दुनिया का संतुलन बदल जाता है। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए लेखक ने इतिहास की ओर रुख किया। उन्होंने अलग अलग समय में उभरी और गिरी हुई ताकतों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे डच साम्राज्य उभरा और गिरा, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया पर राज किया और फिर कमज़ोर हुआ, और कैसे अमेरिका एक महाशक्ति बना। साथ ही उन्होंने चीन के इतिहास को भी गहराई से समझा, क्योंकि चीन ने सैकड़ों सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन सभी उदाहरणों को देखकर एक बात साफ हो गई कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। लेखक का मानना है कि अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें तो हम आने वाले समय के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। उन्होंने अपने करियर में एक बड़ी गलती की थी जब उन्होंने एक ऐसा बदलाव मिस कर दिया था जो पहले कभी उनके जीवन में नहीं हुआ था। उस गलती में उन्हें सिखाया कि सिर्फ अपने अनुभव पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है। हमें इतिहास को समझना होगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो फिर से हो सकती हैं। उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। अब वो हर बड़ी घटना को एक केस स्टडी की तरह देखने लगे। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग मरीजों को देखकर बीमारी को समझता है, वैसे ही उन्होंने इतिहास की घटनाओं को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग देशों में आर्थिक संकट आते हैं, कैसे युद्ध होते हैं और समाज बदलता है। इन सभी उदाहरणों से उन्होंने एक पैटर्न बनाया जिसे वो आर्केटाइप कहते हैं। ये एक तरह का मॉडल है जो बताता है कि आमतौर पर घटनाएं कैसे होती हैं। फिर वो इस मॉडल की तुलना वर्तमान स्थिति से करते हैं ताकि समझ सकें कि आगे क्या हो सकता है। उनका ये तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ किस किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि असली दुनिया में काम आने वाला तरीका है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आगे क्या हो सकता है तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी कि ज़्यादातर घटनाएं बार बार होती हैं, चाहे वो आर्थिक उछाल हो, मंदी हो, युद्ध हो या क्रांति। ये सब चीज़ें इतिहास में कई बार हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। बस फर्क इतना होता है कि समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं और तकनीक बदल जाती है, लेकिन असली कहानी वही रहती है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम बड़ी तस्वीर को कभी नहीं देख पाएंगे, और अगर हम सिर्फ बड़ी तस्वीर देखेंगे तो ज़रूरी डिटेल्स छूट जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों को एक साथ समझें।
उन्होंने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। अब उनके लिए हर घटना एक पैटर्न का हिस्सा बन गई। जैसे कोई जीव विज्ञानी किसी नए जीव को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये किस प्रजाति का है, वैसे ही उन्होंने हर घटना को पहचानना शुरू कर दिया। इससे उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, क्योंकि हम सीखते रहते हैं और नई चीज़ें बनाते रहते हैं। लेकिन इस प्रगति के बीच उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तेज़ी आती है, कभी गिरावट, और ये उतार चढ़ाव ही असली कहानी बताते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक स्पाइरल की तरह बताया, जो ऊपर की ओर बढ़ती है लेकिन बीच बीच में घूमती रहती है। मतलब लंबी अवधि में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन छोटी अवधि में हमें संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने एक और गहरी बात कही कि हम इंसान अक्सर बड़ी घटनाओं को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं। हम चींटियों की तरह हैं जो अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहती हैं, और उन्हें ये नहीं दिखता कि उनके आसपास क्या बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर हमें सच में समझना है कि दुनिया कैसे बदलती है, तो हमें ऊपर उठकर देखना होगा, पूरी तस्वीर को समझना होगा और ये देखना होगा कि हम इस चक्र में कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है तो आप सिर्फ घटनाओं का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं और उनसे आगे बढ़ने की ताकत पा लेते हैं। धीरे धीरे ये समझ साफ होने लगती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़े सिस्टम के हिस्से हैं। जब लेखक ने इतिहास को इस नज़रिए से देखना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि हर बड़ी घटना, चाहे वो आर्थिक संकट हो या युद्ध, किसी कारण से होती है और उसका एक पैटर्न होता है। लेकिन ये समझ अचानक नहीं आई। इसके पीछे सालों का अनुभव था और कुछ ऐसे झटके भी जिन्होंने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। साल 1971 एक ऐसा साल था जिसने उन्हें पहली बार ये एहसास कराया कि दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है। वो उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे। एक साधारण दिन की तरह सब कुछ चल रहा था, लेकिन रविवार की रात एक घोषणा हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अब डॉलर को सोने में बदला नहीं जा सकेगा। सुनने में ये एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा फैसला था। इसका मतलब था कि सरकार ने अपने वादे से पीछे हटते हुए पैसे की असली कीमत को बदल दिया। लेखक को लगा कि अब बाजार में भारी गिरावट आएगी, लोग घबरा जाएंगे और सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। बाजार गिरने के बजाय तेजी से ऊपर चला गया। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहीं से उनकी असली सीख शुरू हुई। उन्होंने इतिहास में झांकना शुरू किया और पाया कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब भी किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है तो शुरुआत में शेयर बाजार अक्सर ऊपर जाता है। ये बात उनके लिए नई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। यहीं उन्हें समझ आया कि सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर फैसले लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो फिर से हो सकती हैं, भले ही आपने उन्हें खुद कभी न देखा हो। इस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इतिहास को गहराई से समझना होगा। उन्होंने पिछले 100 सालों की हर बड़ी आर्थिक घटना का अध्ययन किया, मंदी, महंगाई, युद्ध और बाजार के उतार चढ़ाव। उन्होंने हर घटना को एक केस की तरह देखा और फिर उनमें समानताएं खोजने लगे। जैसे एक डॉक्टर कई मरीजों को देखकर बीमारी का पैटर्न समझता है, वैसे ही उन्होंने इतिहास को समझना शुरू किया। उन्होंने एक तरीका विकसित किया जिसमें वो पहले कई उदाहरण इकट्ठा करते, फिर उनमें से एक औसत पैटर्न निकालते और फिर उसे वर्तमान स्थिति से जोड़ते। इस पैटर्न को उन्होंने आर्केटाइप कहा। ये एक तरह का नक्शा है जो दिखाता है कि घटनाएं आम तौर पर कैसे आगे बढ़ती हैं। फिर वो इस नक्शे का इस्तेमाल करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर चीज़ें उसी पैटर्न पर चल रही हैं तो अगला कदम क्या होगा, और अगर कुछ अलग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये तरीका उन्हें बार बार सही फैसले लेने में मदद करता है। उन्होंने ये भी सीखा कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमारे जीवन में पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमने देखी है, बल्कि वो भी है जो हमसे पहले हो चुकी है। उन्होंने ये समझा कि अगर कोई घटना इतिहास में कई बार हो चुकी है तो ये मान लेना गलत है कि वो फिर नहीं होगी, बल्कि सच तो ये है कि वो फिर हो सकती है और शायद किसी नए रूप में हमारे सामने आए। इस सोच ने उनका नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर चीज़ को एक पैटर्न के रूप में देखने लगे। जब भी कोई घटना होती तो वो सोचते ये पहले कब हुआ था और तब क्या हुआ था। इससे उन्हें चीज़ों को समझने में एक अलग तरह की स्पष्टता मिली। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब हम सिर्फ अपने आसपास की घटनाओं में उलझे रहते हैं तो हम बड़ी तस्वीर को खो देते हैं, लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सब एक चक्र का हिस्सा है। उन्होंने ये भी सीखा कि अलग अलग चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं,
जैसे आर्थिक बदलाव राजनीतिक बदलाव को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक बदलाव सामाजिक माहौल को बदल देते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। अगर आप सिर्फ एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया कैसे काम करती है। उन्होंने अपने अनुभव से ये भी जाना कि सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम किसी नई स्थिति को पुराने नज़रिए से देखते हैं, या जब हम ये मान लेते हैं कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। लेकिन इतिहास बार बार ये साबित करता है कि ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उन्होंने अपने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर चीज़ को एक सिस्टम की तरह देखने लगे, जहां हर घटना का एक कारण होता है और हर कारण का एक परिणाम। उन्होंने अपने लिए कुछ नियम बनाए, जैसे अगर कोई खास स्थिति बनती है तो क्या करना चाहिए। ये नियम उन्होंने अपने अनुभव और इतिहास से सीखे थे और इन्हीं नियमों ने उन्हें आगे आने वाले समय के लिए तैयार किया। उन्होंने ये भी समझा कि ये तरीका सिर्फ निवेश के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। अगर आप समझ जाएं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं तो आप किसी भी स्थिति में बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो है जो आप नहीं जानते, और यही समझ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। धीरे धीरे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें सीमित रास्तों पर चलती हैं। लोग अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ अक्सर एक जैसी होती हैं। बस उनके कपड़े अलग होते हैं और उनकी तकनीक अलग होती है, लेकिन असली कहानी वही रहती है। और अगर आप उस कहानी को पहचान लें तो आने वाले समय को समझ सकते हैं और शायद उससे बेहतर तरीके से निपट भी सकते हैं। धीरे धीरे ये सारी समझ एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है कि आखिर लेखक ने ये पूरी स्टडी शुरू क्यों की? क्या सिर्फ इतिहास जानने के लिए, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? असल में एक स्टडी दूसरी स्टडी को जन्म देती गई और हर नई खोज ने उन्हें और गहराई में जाने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले उन्होंने पैसे और कर्ज के चक्र को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इतिहास में बार बार एक लंबा कर्ज चक्र चलता है जो लगभग 50 से 100 साल तक रहता है। इस चक्र में शुरुआत होती है कम कर्ज से, फिर धीरे धीरे लोग ज्यादा उधार लेने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कर्ज इतना बढ़ जाता है कि सिस्टम उसे संभाल नहीं पाता। फिर आता है संकट, जहां लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, बैंक डूबने लगते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इस समझ ने उन्हें आज की दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। उदाहरण के लिए 2008 की आर्थिक मंदी के समय जब दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम खतरे में था, तब उन्होंने पहले ही इतिहास में ऐसे हालात देखे हुए थे। उन्होंने देखा था कि 1930 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था, जब ब्याज दरें लगभग शून्य हो गई थीं और केंद्रीय बैंकों के पास अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। तब सरकारों ने एक रास्ता अपनाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा छापा और उस पैसे से वित्तीय संपत्तियां खरीदी। इससे बाजार ऊपर गया, लेकिन साथ ही अमीर और गरीब के बीच की दूरी भी बढ़ गई, और यही चीज आज फिर से हो रही है। इस तरह इतिहास ने उन्हें पहले ही तैयार कर दिया था और इसी वजह से वो संकट को बेहतर तरीके से समझ पाए। इसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि कुछ देश आगे क्यों बढ़ते हैं और कुछ पीछे क्यों रह जाते हैं। उन्होंने अलग अलग देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और देखा कि किन कारणों से किसी देश की प्रगति होती है, जैसे शिक्षा का स्तर, नवाचार करने की क्षमता, काम करने का तरीका और आर्थिक नीतियां। इन सभी चीजों को मिलाकर उन्होंने एक तरह का मॉडल बनाया, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि अगले 10 सालों में कौन सा देश कितना आगे बढ़ेगा। इस स्टडी से उन्हें एक और बड़ी बात समझ आई कि कुछ विकसित देश धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और कुछ उभरते हुए देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर चीन और भारत जैसे देश जो तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि दुनिया में एक नया ट्रेंड उभर रहा है, जिसे हम पॉपुलिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब आम लोग महसूस करते हैं कि सिस्टम उनके खिलाफ है और वो बदलाव चाहते हैं। उन्होंने इतिहास में देखा कि 1930 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था, जब लोगों के बीच गहरी असमानता थी और समाज 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो सिस्टम से फायदा उठा रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पीछे छूट गए थे। और जब ये दूरी बढ़ती है तो समाज में टकराव भी बढ़ता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और राजनीति ज्यादा आक्रामक हो जाती है। लेखक ने अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की स्थिति देखी।
उन्होंने पाया कि अगर आप सिर्फ औसत आंकड़े देखेंगे तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जब उन्होंने समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखा तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ऊपर के 40% लोग और नीचे के 60% लोग दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। एक तरफ समृद्धि थी और दूसरी तरफ संघर्ष। इस असमानता ने समाज में तनाव पैदा किया, जो धीरे धीरे राजनीति में भी दिखाई देने लगा। इसी दौरान उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी करीब से देखा, खासकर चीन को। पिछले 35 सालों में उन्होंने चीन को बहुत करीब से समझा और वहां के नेताओं के साथ भी उनका संपर्क रहा है। उन्होंने देखा कि चीन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे वो धीरे धीरे अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है। चीन ने उत्पादन में, व्यापार में, तकनीक में और यहाँ तक कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल सामने आया कि आगे क्या होगा? क्या दुनिया का संतुलन बदलने वाला है? क्या एक नई शक्ति पुरानी शक्ति को पीछे छोड़ देगी? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब खोजते हुए लेखक ने 3 बड़ी ताकतों को पहचाना जो आज की दुनिया को आकार दे रही हैं। पहली ताकत, लंबा कर्ज और पैसे का चक्र। आज की दुनिया में कर्ज बहुत ज्यादा है और ब्याज दरें बेहद कम हैं। कुछ देशों में तो ब्याज दरें 0 से भी नीचे चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को पैसे रखने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। ये स्थिति पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं देखी गई। इससे ये सवाल उठता है कि जब ब्याज दरें और नीचे नहीं जा सकती तो अगली आर्थिक मंदी में क्या होगा? क्या सरकारें और ज्यादा पैसा छापेंगी? और अगर ऐसा होता है तो उस पैसे की कीमत क्या होगी? दूसरी ताकत, देश के अंदर की असमानता। आज अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सोच और विचारों का भी है। जब ये फर्क बढ़ता है तो समाज में टकराव भी बढ़ता है और जब आर्थिक संकट आता है तो ये टकराव और भी तेज हो जाता है। लोग ये तय करने के लिए लड़ते हैं कि संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। तीसरी ताकत, देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा। पहली बार लेखक के जीवन में अमेरिका को एक मजबूत चुनौती मिल रही है। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में अमेरिका के बराबर या उससे आगे निकल रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो व्यापार हो, तकनीक हो या राजनीति। ये तीनों ताकतें जब एक साथ आती हैं तो इतिहास में बड़े बदलाव होते हैं और यही चीज आज भी हो रही है। लेखक को ये समझ में आने लगा कि ये सिर्फ एक साधारण समय नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का दौर है और अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास की ओर देखना होगा, क्योंकि जवाब वहीं छिपे हैं, उन घटनाओं में जो पहले हो चुकी हैं और जो शायद फिर से हमारे सामने आने वाली हैं। जब ये तीनों ताकतें एक साथ सामने आती हैं तो हालात सिर्फ जटिल नहीं होते बल्कि खतरनाक भी हो जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई दौर आए हैं जब कर्ज का दबाव, सामाजिक असमानता और देशों के बीच टकराव एक ही समय पर बढ़ गए और हर बार इसका परिणाम बड़े बदलाव के रूप में सामने आया। लेखक बताते हैं कि 2008 का आर्थिक संकट और 1929 की महामंदी दोनों में कई समानताएं थीं। दोनों ही समय में कर्ज बहुत ज्यादा था, दोनों ही समय में ब्याज दरें लगभग 0 तक पहुंच गई थीं और दोनों ही समय में केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नया रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा छापा और उस पैसे से वित्तीय संपत्तियां खरीदी। इससे बाजार को सहारा मिला, लेकिन साथ ही अमीर और गरीब के बीच की दूरी और बढ़ गई, क्योंकि जब संपत्तियों की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास पहले से ज्यादा संपत्ति होती है। यानी अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं या और पीछे चले जाते हैं। अब जब समाज में ये दूरी बढ़ती है तो राजनीति में भी बदलाव आने लगता है। लोग अपने अपने विचारों के अनुसार समूह बना लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धन का पुनर्वितरण होना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और यही टकराव धीरे धीरे गहरा होता जाता है। 1930 के दशक में भी यही हुआ था। उस समय भी समाज 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वामपंथी विचारधारा के लोग थे जो समानता चाहते थे और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। इस टकराव ने राजनीति को बेहद आक्रामक बना दिया और कई देशों में बड़े बदलाव आए। इसी दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई शक्तियां उभरने लगीं। जर्मनी और जापान जैसे देश जो पहले उतने शक्तिशाली नहीं थे, अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पुराने शक्तिशाली देशों को चुनौती देना शुरू कर दिया और ये चुनौती सिर्फ आर्थिक नहीं थी बल्कि सैन्य और राजनीतिक भी थी।
धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता गया और अंत में दुनिया एक बड़े युद्ध में उलझ गई। लेखक कहते हैं कि आज की स्थिति भी कुछ हद तक वैसी ही है। हम देख रहे हैं कि एक नई शक्ति उभर रही है जो पुराने सिस्टम को चुनौती दे रही है। देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सभी चीजें अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही बड़े चक्र के हिस्से हैं जहां हर चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है। अगर आप सिर्फ आर्थिक संकट को देखेंगे तो आपको पूरी तस्वीर समझ नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ राजनीति को देखेंगे तो भी तस्वीर अधूरी रहेगी। लेकिन जब आप इन सभी चीजों को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया कैसे बदलती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए पिछले 500 सालों का इतिहास खंगाला। उन्होंने उन सभी बड़े साम्राज्यों का अध्ययन किया जो कभी दुनिया पर राज करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे डच साम्राज्य उभरा, फिर धीरे धीरे कमजोर हुआ और उसकी जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ले ली। फिर ब्रिटिश साम्राज्य भी अपने चरम पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे गिरने लगा और उसकी जगह अमेरिका ने ले ली। ये एक सिलसिला है जहां एक ताकत ऊपर आती है, फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगती है और उसी समय कोई दूसरी ताकत ऊपर उठने लगती है। लेखक ने सिर्फ इन 3 साम्राज्यों का ही नहीं बल्कि जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत जैसे देशों का भी अध्ययन किया। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने चीन पर दिया, क्योंकि चीन का इतिहास बहुत लंबा है और वहां कई बार राजवंश उठे और गिरे हैं। इससे उन्हें एक ही पैटर्न को कई बार देखने का मौका मिला, जिससे समझ और भी गहरी हो गई। उन्होंने पाया कि आम तौर पर एक बड़ा साम्राज्य लगभग 250 साल तक चलता है, हालांकि इसमें कुछ फर्क हो सकता है, और इसके अंदर छोटे छोटे चक्र होते हैं जो 50 से 100 साल तक चलते हैं। इन चक्रों में ही उतार चढ़ाव होता है, जहां कभी समृद्धि होती है और कभी संकट। इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि इतिहास में जो कुछ हुआ है वो किसी न किसी पैटर्न का पालन करता है, और अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते, बल्कि वो मानते हैं कि जो वो जानते हैं वो उस विशाल ज्ञान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी अज्ञात है। इसलिए वो अपनी बातों को अंतिम सत्य नहीं मानते, बल्कि एक संभावना के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस स्टडी के दौरान कई विशेषज्ञों से बात की, इतिहासकारों से, नीति निर्माताओं से और अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की और फिर उन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई। लेकिन इसके बावजूद वो ये मानते हैं कि गलत होने की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए वो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाते हैं, विविधता का। मतलब अपने फैसलों को इस तरह बनाना कि अगर कुछ गलत हो जाए तो नुकसान कम से कम हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी विचार को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं, क्योंकि अंत में निर्णय हमें ही लेना होता है। उन्होंने इस स्टडी को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में उन्होंने एक सरल तरीके से पूरी कहानी समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके, और दूसरे हिस्से में उन्होंने विस्तार से अलग अलग उदाहरण दिए हैं ताकि जो लोग गहराई में जाना चाहते हैं वो हर केस को विस्तार से समझ सकें। लेकिन इस पूरी स्टडी का असली उद्देश्य एक ही है, हमें ये समझाना कि दुनिया कैसे बदलती है और हम इस बदलती दुनिया में खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बदलाव तो निश्चित है, लेकिन अगर हम तैयार हों तो हम उसे समझ सकते हैं और शायद उसका फायदा भी उठा सकते हैं। अब तक जो तस्वीर बन चुकी है उसमें एक चीज साफ दिखने लगती है कि दुनिया का इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चक्रों में चलता है, और इन चक्रों को समझे बिना हम कभी नहीं समझ सकते कि हम आज कहां खड़े हैं। लेखक अब इस पूरी कहानी को बहुत सरल रूप में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस बड़े पैटर्न को आसानी से समझ सके। वो कहते हैं, अगर आपको सच में बड़ी तस्वीर देखनी है तो आपको छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप हर छोटी डिटेल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो असली पैटर्न आपकी नज़र से छूट जाता है। इतिहास को समझने के लिए आपको थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा, जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर पूरे शहर को देखता है, वैसे ही आपको समय के लंबे दौर को देखना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक दिलचस्प सच सामने आता है कि दुनिया में जो भी बड़ी ताकतें बनी हैं, उन्होंने अपनी ताकत 3 तरीकों से हासिल की है। या तो उन्होंने खुद मेहनत करके संपत्ति बनाई, या दूसरों से छीन ली, या फिर प्राकृतिक संसाधनों से उसे हासिल किया।
और जब कोई देश इन तीनों में से किसी भी तरीके से सबसे ज्यादा ताकत हासिल कर लेता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, और फिर वही देश दुनिया के नियम तय करता है, जिसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। हर ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक समय के बाद कमजोर होने लगती है, और जब ऐसा होता है तो दुनिया का संतुलन बदल जाता है। एक नई शक्ति उभरती है और पुरानी शक्ति पीछे हटने लगती है। ये प्रक्रिया बार बार होती है और हर बार दुनिया का नक्शा बदल जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय में इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। हम सीखते हैं, नई चीजें बनाते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इसलिए अगर आप बहुत लंबे समय को देखें तो आपको लगेगा कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन अगर आप छोटे समय को देखें तो आपको उतार चढ़ाव नजर आएंगे। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी शांति, कभी संघर्ष। ये उतार चढ़ाव ही असली कहानी है। लेखक बताते हैं कि अगर हम पिछले 500 सालों को देखें तो हमें ये साफ दिखेगा कि इंसान की उत्पादकता लगातार बढ़ती रही है। पहले ये बढ़ोतरी बहुत धीमी थी, लेकिन 1800 के बाद इसमें तेजी आ गई। इसका कारण था ज्ञान का फैलाव, नई खोजें और औद्योगिक क्रांति। जब लोगों के पास ज्यादा जानकारी आई तो उन्होंने नई चीजें बनानी शुरू की और इससे उत्पादन बढ़ा। इससे दुनिया की कुल संपत्ति बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। लेकिन इस प्रगति के नीचे एक और कहानी चल रही थी जो उतनी ही महत्वपूर्ण थी। वो कहानी थी उतार चढ़ाव की। क्योंकि जब भी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब सिस्टम उसे संभाल नहीं पाता, और फिर आता है संकट, जिसे हम मंदी कहते हैं। इस दौरान लोगों की आय घट जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और बाजार गिरने लगते हैं। लेकिन ये संकट हमेशा के लिए नहीं रहता। सरकारें और केंद्रीय बैंक इससे निपटने के लिए कदम उठाते हैं। कभी ब्याज दरें घटाई जाती हैं, कभी पैसा छापा जाता है और कभी नीतियों में बदलाव किया जाता है। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगती है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन ये नई शुरुआत फिर से उसी चक्र की ओर बढ़ती है जहां धीरे धीरे कर्ज बढ़ता है और फिर एक नया संकट आता है। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। लेखक कहते हैं कि इतिहास में ज्यादातर बड़े संकट इन्हीं कारणों से आए हैं। ज्यादा कर्ज, असमानता और संसाधनों के लिए संघर्ष। कभी ये संघर्ष देशों के अंदर होता है और कभी देशों के बीच, और जब ये संघर्ष बहुत बढ़ जाता है तो वो युद्ध में बदल जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, 1930 से 1945 का दौर। उस समय दुनिया ने एक साथ कई संकट देखे, आर्थिक मंदी, राजनीतिक टकराव और विश्व युद्ध। उस दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 10% गिर गई थी और शेयर बाजार लगभग 85% तक गिर गया था। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति संभली। सरकार ने बड़े कदम उठाए, पैसा छापा गया, नीतियों में बदलाव किया गया और अर्थव्यवस्था को सहारा दिया गया। फिर युद्ध आया जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया, लेकिन अंत में एक नई शुरुआत हुई। 1945 के बाद दुनिया में एक नया सिस्टम बना जिसने कई सालों तक स्थिरता और समृद्धि दी। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ये संकट चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, हमेशा लंबे समय के लिए नहीं होते। आमतौर पर ये कुछ सालों तक चलते हैं और फिर एक नई शुरुआत होती है। हालांकि इस दौरान बहुत नुकसान होता है, लोगों को कष्ट होता है और कई बार जान भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद मानवता आगे बढ़ती रहती है। हम सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें इन कठिन समय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई चीजें सिखाते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों का उदाहरण दिया जो महामंदी और युद्ध के दौर से गुजरे थे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखा और एक दूसरे के करीब आए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हर संकट के अंदर एक नई शुरुआत छिपी होती है, और अगर हम इसे समझ लें तो हम सिर्फ डरेंगे नहीं बल्कि तैयार रहेंगे, क्योंकि असली ताकत डर में नहीं समझ में होती है। और जब आपको समझ आ जाती है तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ समझ होना काफी नहीं रहता, बल्कि ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम अभी इस पूरे चक्र में किस जगह खड़े हैं। क्योंकि इतिहास को जानना एक बात है और उसी इतिहास के बीच खुद को पहचानना ये बिल्कुल अलग बात है। लेखक कहते हैं कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़े बदलाव के संकेत हैं। और अगर हम इन्हें जोड़कर देखें तो एक साफ तस्वीर बनने लगती है। वो कहते हैं हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां पुराना सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और एक नया सिस्टम बनने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है और कई बार हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि इमारत बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से उसकी नींव कमजोर हो चुकी होती है और एक दिन वो अचानक गिर जाती है।
दुनिया की बड़ी शक्तियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जब वो अपने चरम पर होती हैं तब सब कुछ स्थिर और मजबूत लगता है, लेकिन उसी समय उनके अंदर ऐसी कमजोरियां पैदा हो रही होती हैं जो आगे चलकर उन्हें नीचे ले जाती हैं। लेखक बताते हैं कि हर बड़ी शक्ति एक ही तरह के चरणों से गुजरती है। पहले वो उभरती है, फिर तेजी से आगे बढ़ती है, फिर अपने चरम पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे गिरने लगती है। ये गिरावट अचानक नहीं होती, बल्कि ये कई छोटे छोटे संकेतों के रूप में पहले ही दिखाई देने लगती है, जैसे कर्ज का बढ़ना, असमानता का बढ़ना, राजनीतिक टकराव और बाहरी प्रतिस्पर्धा। ये सभी संकेत बताते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तक हम समस्या को पहचानते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हर संकट एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह होता है, जो ये दिखाता है कि कोई देश कितना मजबूत है। अगर किसी देश के पास बचत ज़्यादा है, कर्ज कम है और उसकी मुद्रा मजबूत है, तो वो संकट को बेहतर तरीके से झेल सकता है। लेकिन अगर किसी देश के पास ज़्यादा कर्ज है, कम बचत है और उसकी मुद्रा कमज़ोर है, तो वो जल्दी टूट सकता है। इसी तरह अगर किसी देश के पास मजबूत नेतृत्व है और लोग एकजुट हैं, तो वो कठिन समय को पार कर सकता है। लेकिन अगर समाज बटा हुआ है और नेतृत्व कमज़ोर है, तो संकट और भी गहरा हो सकता है। लेखक बताते हैं कि ये सभी बातें मापी जा सकती हैं और इतिहास में बार बार साबित हुई हैं। इसलिए अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा देश आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत छोटे समय में जीते हैं और इसलिए हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम लंबे समय को देखें तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे 1930 से 1945 का समय, उस समय लोगों को लगा कि दुनिया खत्म हो रही है, आर्थिक मंदी, युद्ध और अनिश्चितता। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा लगता है। इसी तरह आज जो कुछ भी हो रहा है वो भी एक दिन इतिहास बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें इसे सही नज़रिए से देखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इन बड़े बदलावों के दौरान ज़्यादातर लोग अपने काम में लगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। हर कोई प्रभावित होता है, लेकिन हर कोई खत्म नहीं हो जाता। ज़्यादातर लोग इन कठिन समय से गुजरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो इन कठिन समय में और भी मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें सिखाती हैं, हमें बदलती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें इन बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम समझ जाएंगे तो हम तैयार रहेंगे। और जब आप तैयार होते हैं तो आप सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सीखने और बदलने की क्षमता। इतिहास में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आई हैं, मानवता ने उन्हें पार किया है और हर बार हम पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर निकले हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हम उनसे उभर सकते हैं और यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां लेखक हमें एक पूरा मॉडल दिखाने वाले हैं, एक ऐसा ढांचा जिससे हम समझ सकें कि ये पूरा चक्र कैसे काम करता है, ताकि हम सिर्फ अतीत को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। अब तक जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ संकेत थीं, एक झलक थी उस बड़े सिस्टम की जिसे लेखक अब पूरी तरह खोलकर समझाने वाले हैं। वो कहते हैं, अगर आपको सच में समझना है कि दुनिया कैसे बदलती है तो आपको एक बड़ा चक्र समझना होगा, एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराया जाता है और जो हर साम्राज्य, हर देश और हर अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। ये चक्र कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे चक्रों का मेल है जो मिलकर एक बड़ा पैटर्न बनाते हैं। और जब ये सारे चक्र एक दिशा में चलते हैं तो एक बड़ी शक्ति उभरती है, और जब ये उल्टी दिशा में जाते हैं तो वही शक्ति कमजोर हो जाती है। लेखक इसे एक आर्केटाइप कहते हैं, मतलब एक ऐसा मॉडल जो हर बार थोड़ा अलग रूप में सामने आता है, लेकिन उसकी मूल कहानी हमेशा एक जैसी होती है। अब वो हमें इस पूरे चक्र को समझाने के लिए एक सरल कहानी के रूप में ले चलते हैं। शुरुआत होती है एक नई व्यवस्था से। जब कोई देश या समाज पुराने सिस्टम के टूटने के बाद एक नई शुरुआत करता है, इस समय आमतौर पर नेतृत्व मजबूत होता है, लोग एकजुट होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ काम शुरू होता है। कर्ज कम होता है और सिस्टम स्थिर होता है। धीरे धीरे शिक्षा बेहतर होती है, नवाचार बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने लगता है। इससे देश की ताकत बढ़ती है और वो धीरे धीरे दुनिया में अपनी जगह बनाता है। फिर आता है विकास का दौर, जहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, लोग अमीर बनने लगते हैं और देश का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस समय निवेश बढ़ता है, व्यापार फैलता है और तकनीकी विकास होता है। लेकिन इसी विकास के साथ एक नई चीज शुरू होती है, कर्ज का बढ़ना।
लोग ज्यादा उधार लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य और भी बेहतर होगा, और यही सोच धीरे धीरे एक बुलबुले का रूप ले लेती है। इस दौर में सब कुछ अच्छा लगता है, बाजार ऊपर जा रहा होता है, लोग पैसा कमा रहे होते हैं और किसी को भी खतरे का एहसास नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम कमजोर हो रहा होता है, कर्ज बढ़ता जा रहा होता है, असमानता बढ़ रही होती है और लोग धीरे धीरे लापरवाह हो जाते हैं। फिर आता है एक मोड़ जहां ये बुलबुला फूटता है। अचानक बाजार गिरने लगता है, लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। यही वो समय होता है जब असली समस्याएं सामने आती हैं। सरकारें और केंद्रीय बैंक स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उनके पास सीमित विकल्प होते हैं, और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां समाज के अंदर टकराव बढ़ने लगता है। अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ जाती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राजनीति ज्यादा आक्रामक हो जाती है और फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान बाहरी दुनिया में भी बदलाव होने लगता है। कोई दूसरी शक्ति जो पहले कमजोर थी अब मजबूत होने लगती है और वो पुराने सिस्टम को चुनौती देने लगती है। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ता है और प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है। अगर ये तनाव और बढ़ जाए तो ये युद्ध में भी बदल सकता है, और जब ऐसा होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब एक नई शुरुआत की नींव रखी जाती है। पुराना सिस्टम टूटता है, कमजोरियां खत्म होती हैं और एक नई व्यवस्था बनती है। फिर से वही चक्र शुरू होता है, लेकिन इस बार नए लोगों के साथ, नई ताकतों के साथ और एक नए संतुलन के साथ। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस पूरे चक्र को समझ लें तो आप किसी भी समय ये पहचान सकते हैं कि दुनिया किस चरण में है, और यही समझ आपको आगे के लिए तैयार करती है। लेकिन एक और बात है, ये चक्र हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर बार इनमें थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि समय बदलता है, तकनीक बदलती है और लोग भी बदलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनका मूल ढांचा हमेशा एक जैसा रहता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझ पाएंगे। और जब आपको कहानी समझ आ जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यही इस पूरी स्टडी का असली उद्देश्य है, हमें ये सिखाना कि दुनिया कैसे काम करती है और हम इसमें अपनी जगह कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, बल्कि एक जागरूक खिलाड़ी बन जाते हैं जो हर बदलाव को समझकर उसके साथ आगे बढ़ सकता है। अब जब ये पूरा बड़ा चक्र धीरे धीरे साफ हो चुका है तो अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चक्र के अंदर छिपी हुई ताकतों को समझना। क्योंकि सिर्फ कहानी जान लेना काफी नहीं है, असली खेल उन ताकतों का है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती हैं। लेखक बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कई अलग अलग शक्तियां काम करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे ज्यादा असर डालती हैं। और अगर आप इन्हें समझ लें तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि बदलाव क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ताकत है उत्पादकता, यानी एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर सकता है, वो कितनी नई चीजें बना सकता है और वो कितनी तेजी से सीख सकता है। यही वो ताकत है जो लंबे समय में दुनिया को आगे बढ़ाती है। जब लोग ज्यादा सीखते हैं, नई तकनीक बनाते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं तो देश की ताकत बढ़ती है। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे होता है, ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है। दूसरी ताकत है कर्ज और पैसा। ये वो चीज है जो छोटे समय में सबसे ज्यादा असर डालती है। जब कर्ज बढ़ता है तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, व्यापार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन जब कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वही चीज समस्या बन जाती है। लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था गिरने लगती है। फिर सरकारें पैसा छापती हैं और सिस्टम को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका भी एक असर होता है। पैसे की कीमत घटने लगती है और यही चीज आगे चलकर और बड़े बदलावों का कारण बनती है। तीसरी ताकत है संपत्ति और ताकत का बंटवारा। जब किसी देश में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है और बाकी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं तो समाज में असंतुलन पैदा होता है, और जब यह असंतुलन बढ़ता है तो टकराव भी बढ़ता है। लोग बदलाव चाहते हैं और राजनीति में उथल पुथल शुरू हो जाती है। चौथी ताकत है देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा। जब एक देश मजबूत होता है तो वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कोई दूसरा देश भी मजबूत हो रहा होता है और वो चुनौती देने लगता है। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता है और ये तनाव कई रूप ले सकता है, जैसे व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा या फिर सैन्य संघर्ष। ये सभी ताकतें मिलकर एक बड़ा चक्र बनाती हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता भी है और हिलाता भी है।
लेखक कहते हैं कि हमें इन सभी ताकतों को एक साथ समझना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कर्ज बढ़ता है तो इसका असर असमानता पर पड़ता है, और फिर इसका असर राजनीति पर पड़ता है, और फिर देशों के बीच संबंधों पर। सब कुछ एक ही सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि इतिहास में जो कुछ हुआ है वो हमें एक दिशा देता है, लेकिन वो पूरी तरह भविष्य की गारंटी नहीं देता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो पहले हुआ था वो बिल्कुल वैसे ही फिर होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसके पीछे जो कारण थे वो फिर से काम कर सकते हैं, और यही समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि असल में जो हम जानते हैं वो उस विशाल ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी अनजान है। इसलिए जरूरी है कि हम सीखते रहें और अपने विचारों को चुनौती देते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा अलग अलग स्रोतों से सीखना चाहिए, इतिहासकारों से, विशेषज्ञों से और अपने अनुभव से, और फिर उन सभी चीज़ों को जोड़कर एक समझ बनानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर एक ही जगह नहीं मिलती, वो अलग अलग जगहों पर बिखरी होती है और हमें उसे जोड़ना होता है। अब धीरे धीरे ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो रही है कि दुनिया कैसे काम करती है और क्यों बदलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि हम इस सब में क्या करें। हम इस बदलती दुनिया में खुद को कैसे तैयार करें। लेखक कहते हैं कि सबसे पहला कदम है समझ। जब आप समझ जाते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, बल्कि सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और नए हालात आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने इतिहास को समझा है तो आप उन नए हालात को भी पहचान सकते हैं और उनके लिए तैयार हो सकते हैं। यही इस पूरी कहानी का सार है, समझ, तैयारी और बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां ये सभी सिद्धांत हमें असली दुनिया के उदाहरणों के साथ दिखाए जाएंगे, ताकि हम सिर्फ समझें नहीं बल्कि महसूस भी करें कि ये चक्र वास्तव में कैसे काम करता है। अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी है जहां सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं रहते, बल्कि असली दुनिया में उतरकर अपनी सच्चाई दिखाते हैं। अब तक जो समझ बनी है वो एक नक्शा थी, लेकिन अब लेखक हमें उस नक्शे पर चलाकर दिखाने वाले हैं कि ये चक्र वास्तव में कैसे काम करता है। वो कहते हैं, अगर आपको सच में समझना है कि कोई देश कैसे ऊपर उठता है और कैसे नीचे आता है, तो आपको उसके जीवन के अलग अलग चरणों को देखना होगा। हर बड़ी शक्ति एक ही तरह की यात्रा से गुजरती है। शुरुआत होती है एक नए सिस्टम से, जहां नेतृत्व मजबूत होता है, लोग एकजुट होते हैं और एक नई दिशा तय की जाती है। इस समय अनुशासन होता है, मेहनत होती है और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि होती है। लोग अपने फायदे से ज्यादा देश के विकास के बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे शिक्षा बेहतर होती है, नई खोजें होती हैं और देश की उत्पादकता बढ़ने लगती है। यहीं से असली ताकत बनती है। फिर आता है विकास का तेज दौर, जहां देश तेजी से आगे बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और दुनिया में उसका प्रभाव फैलने लगता है। इस समय मुद्रा मजबूत होती है और दूसरे देश भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। यानी वो मुद्रा सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगती है। और यही वो पल होता है जब कोई देश सिर्फ एक देश नहीं रहता, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन जाता है। लेकिन यहीं से धीरे धीरे गिरावट के बीज भी बोए जाने लगते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग धीरे धीरे लापरवाह हो जाते हैं, अनुशासन कम होने लगता है और लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है और लोग ये मानने लगते हैं कि ये समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। इस दौर में अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब पीछे छूटने लगते हैं। असमानता बढ़ती है, लेकिन शुरुआत में ये उतनी दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो सिस्टम से फायदा उठा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो संघर्ष कर रहे होते हैं। और जब ये दूरी बढ़ती है तो समाज में असंतोष भी बढ़ता है। लोग बदलाव चाहते हैं और राजनीति में टकराव शुरू हो जाता है। इसी समय बाहरी दुनिया में भी बदलाव हो रहा होता है। कोई दूसरा देश जो पहले कमजोर था अब तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वो नई तकनीक अपनाता है, ज्यादा मेहनत करता है और धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और फिर एक समय आता है जब वो पुरानी शक्ति को चुनौती देने लगता है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। ये टकराव कई रूप ले सकता है, जैसे व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा या फिर सीधे सैन्य संघर्ष। और जब ये सब एक साथ होता है तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। देश के अंदर अस्थिरता और बाहर से दबाव दोनों मिलकर सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। फिर आता है संकट का समय, जहां आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों का भरोसा टूटने लगता है और बाजार गिरने लगते हैं।
सरकारें इसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार उनके पास पर्याप्त विकल्प नहीं होते। और यही वो समय होता है जब बड़ा बदलाव आता है, पुराना सिस्टम टूटने लगता है और एक नई व्यवस्था बनने की शुरुआत होती है। कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं और दुनिया का संतुलन बदल जाता है। लेखक कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कई बार हो चुकी है, हर बार थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन एक ही मूल पैटर्न के साथ। और अगर आप इस पैटर्न को समझ लें तो आप ये पहचान सकते हैं कि कोई देश अभी किस चरण में है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप चक्र के किस हिस्से में हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ये बदलाव सिर्फ देशों तक सीमित नहीं होते, इनका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपकी बचत, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। इसलिए ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। और अगर हम इसे समझ लें तो हम सिर्फ बदलाव के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि उसे समझकर अपने लिए बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। अब कहानी और गहराई में जाने वाली है, जहां लेखक हमें अलग अलग देशों के उदाहरण देकर दिखाएंगे कि ये चक्र असल में कैसे चलता है और कैसे हर बार दुनिया का नक्शा बदल देता है। अब तक जो समझ बनी है वो हमें एक ऐसी जगह लेकर आई है जहां हम सिर्फ कहानी सुन नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस करने लगे हैं। अब लेखक हमें और गहराई में ले जाते हैं, जहां ये चक्र सिर्फ सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि असली घटनाओं में दिखाई देने लगता है। वो कहते हैं, अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत साफ पैटर्न दिखाई देगा कि हर बड़ी शक्ति अपने चरम पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन ये गिरावट अचानक नहीं आती, ये बहुत ही शांत तरीके से शुरू होती है, इतनी शांत कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। जब कोई देश अपने शिखर पर होता है तो उसके पास सब कुछ होता है, मजबूत अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली सेना, दुनिया भर में प्रभाव और एक ऐसी मुद्रा जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। लेकिन इसी समय उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी बढ़ने लगती हैं जो आगे चलकर उसे कमजोर कर देती हैं, जैसे कर्ज का बढ़ना, अनुशासन का कम होना और समाज के अंदर बढ़ती असमानता। लोग मेहनत करने के बजाय आराम को ज्यादा महत्व देने लगते हैं और धीरे धीरे वो ताकत जिसने उन्हें ऊपर पहुंचाया था कमजोर होने लगती है। इसी समय दुनिया के किसी और हिस्से में एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। वो देश अभी छोटा होता है, लेकिन उसके पास एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, भूख आगे बढ़ने की। वो देश मेहनत करता है, सीखता है, नई तकनीक अपनाता है और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता है। शुरुआत में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन समय के साथ वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो पुरानी शक्ति को चुनौती देने लगता है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं होता, ये राजनीतिक भी होता है, सामाजिक भी और कई बार सैन्य भी। दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ने लगती है। लेखक कहते हैं कि इतिहास में ये प्रक्रिया बार बार हुई है। डच साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और फिर अमेरिका। हर बार एक नई शक्ति आई और उसने पुराने सिस्टम को बदल दिया। अब सवाल ये है कि आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं? क्या हम फिर से उसी चक्र के एक नए दौर में हैं? लेखक का मानना है कि हाँ, आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां पुरानी शक्ति अपने चरम के बाद के दौर में है और एक नई शक्ति तेजी से उभर रही है। दुनिया के अंदर भी असमानता बढ़ रही है और देशों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। ये सभी संकेत बताते हैं कि हम एक बड़े बदलाव के दौर में हैं। लेकिन लेखक हमें डराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये बदलाव हमेशा होते हैं और ये मानव इतिहास का हिस्सा है। हर बार जब एक सिस्टम टूटता है तो एक नया सिस्टम बनता है जो पहले से बेहतर होता है। इसलिए हमें इन बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं, और जब आप तैयार होते हैं तो आप सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं। लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने नज़रिए को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और जो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं और समय के साथ खुद को ढाल लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं रही, ये हमारी अपनी कहानी बन चुकी है। हम सभी इस चक्र का हिस्सा हैं और हमारे फैसले तय करेंगे कि हम इस बदलाव में कहाँ खड़े होंगे। तो अगर आपको ये सफ़र अब तक पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसे ज्ञान से जुड़े रहें जो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देता बल्कि आपकी सोच को बदल देता है।